दोस्तों, बाय एन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लेके आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं विज्ञान, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। और सबसे ज़्यादा तो एनटीपीसी, जो रेलवे एनटीपीसी है, एएलपी, अभी जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर आरपीएफ, जेई, इन सभी में विज्ञान का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। अभी टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 40 क्वेश्चन जो है विज्ञान के पूछे जाएंगे, जो सबसे ज़्यादा इसी का वेटेज है। बाकी सबका कम है, लेकिन विज्ञान का सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें रखा गया है। इसलिए आज से हम शुरू करेंगे 1000 एमसीक्यू जो विज्ञान से संबंधित होंगे। इसमें सारा एमसीक्यू होगा और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे, क्योंकि विज्ञान के अंतर्गत हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को देखते हैं, इसलिए इसमें सारा मिक्स क्वेश्चन होगा। और ये हमारा आज का क्लास फर्स्ट होगा दोस्तों। और इसमें हम ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपके पास भी टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो चलते हैं आज का, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करिएगा। और एक ध्यान और दीजिएगा कि यह क्लास जो है डेली शाम को 6 बजे आपके सामने उपस्थित होगी, इसलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि 6 बजे आपको इस चैनल में विजिट ज़रूर करना है। चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, पानी का कौन सा शुद्धतम रूप होता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: बर्फ, बी जल वाष्प, सी तरल पानी, या डी बर्फ का पानी। इसका सही जवाब हो जाएगा जो बर्फ है वो पानी का शुद्धतम रूप होता है, क्योंकि इसमें अन्य कोई घुलनशील अशुद्धियाँ नहीं पाई जाती हैं। जब पानी बर्फ के रूप में होता है तो यह अधिक घन, सघन और ठोस रूप में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विज्ञान में इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉनों की खोज विज्ञान में किसने की थी आपको बताना है। तो जो जोसेफ जॉन थॉमसन, जिसको हम जे थॉमसन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जे थॉमसन भी बोलते हैं, उन्होंने 1897 ईस्वी में कैथोड रे ट्यूब के प्रयोग से इलेक्ट्रॉनों की खोज की थी। थॉमसन ने यह सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉन एक नकारात्मक आवेश वाला मौलिक कण है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। और कितना होता है, 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम आवेश पाया जाता है एक इलेक्ट्रॉन में। तो आप लोग याद रखिएगा कितना आवेश पाया जाता है, 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम आवेश एक इलेक्ट्रॉन के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संवेदनशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जो संवेदनशीलता, जिसको हम सेंसिटिविटी बोलते हैं, तो उसका एसआई मात्रक क्या होता है आपको बताना है। तो डेसिबल जो है संवेदनशीलता का एसआई मात्रक होता है, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डीबी से प्रदर्शित करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंद्रमा पर जीवन क्यों नहीं पाया जाता। किन कारणों से चंद्रमा पर जीवन नहीं पाया जाता आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: वायुमंडल का अभाव, उच्च तापमान का अभाव, ऑक्सीजन का अभाव, या डी इनमें से सभी। तो चंद्रमा पर जीवन का अस्तित्व नहीं पाया जाता, इसका कारण है वायुमंडल, ऑक्सीजन की कमी और तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव, जो जीवन के लिए आवश्यक शर्तों के खिलाफ माने जाते हैं। दोस्तों, इन कारणों की वजह से चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीवित कोशिकाओं की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उनमें से सबसे छोटी इकाई आपको बताना है। तो जो नाभिक होता है वो सबसे छोटी इकाई माना जाता है। नाभिक में डीएनए मौजूद होता है, जो कोशिकाओं के कार्यों को नियंत्रित करता है। यह कोशिकाओं की गतिविधियों और गुणसूत्रों को विभाजन का एक केंद्रक होता है। इसका सही जवाब माना जाएगा ऑप्शन बी, नाभिक इसका सबसे छोटी इकाई मानी जाती है जीवित कोशिकाओं की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पानी के तापमान में वृद्धि के साथ साथ कौन सा गुण अधिक होता है। तो जब पानी का तापमान में बढ़ोतरी होती है तो उसमें कौन सा गुण होता है। तो बता दें, पानी के तापमान में यदि वृद्धि होती है तो उसका वाष्पीकरण वाला गुण बढ़ जाता है। जैसे जैसे पानी गर्म होता है उसके कणों की गति भी बढ़ जाती है, क्योंकि जब पानी गर्म होगा तो उसके अंदर जो कण होते हैं उनकी गति भी तीव्र हो जाती है और वे जल्दी से वाष्पित होने लगते हैं। यह विशेषता पानी के उबलने और उसके वाष्पीकरण से संबंधित मानी जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा वाष्पीकरण दर में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस गैस की उपस्थिति को मौन प्रदूषण कहा जाता है। साइलेंट जो प्रदूषण के नाम से जाना जाता है वह कौन सी गैस की उपस्थिति के कारण होता है। तो आप सभी को आइडिया भी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो मौन प्रदूषण जिसको हम बोलते हैं
उसके अंतर्गत आता है ये गैस है, ठीक है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कहाँ कहाँ से निकलती है, ये आपके जो वाहन होते हैं उससे उत्सर्जित होती है, और जब हम कोयला जलाते हैं उससे उत्सर्जित होती है, जलने वाले वस्तुओं से भी उत्सर्जित होती है, और जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक गैस मानी जाती है। और ये रंगहीन, गंधहीन सब कुछ होती है, इसलिए इसे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, इसलिए इसको साइलेंट प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानी का सबसे अधिक घनत्व किस तापमान पर होता है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व किस तापमान पर होता है पानी का, आपको बताना है। तो जो 4 डिग्री सेल्सियस होता है तापमान, तो पानी का घनत्व इस टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे इसका घनत्व टेम्परेचर कम होगा या ज़्यादा होगा तो इसका घनत्व घटेगा और बढ़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस पदार्थ को कृषि का सफ़ेद सोना कहा जाता है। आपको बताना है। तो कृषि का सफ़ेद सोना जो होता है कपास को कहा जाता है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग का कच्चा माल होता है और इसका उत्पादन बड़े पैमाने में किया जाता है। इसका आर्थिक महत्व भी बहुत अधिक होता है, जिससे इसे एक उपनाम क्या दिया गया है, कृषि का सफ़ेद सोना कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, जो है नमक का रासायनिक नाम होता है, जिसको हम क्या लिखते हैं, NaCl के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और यह एक आयनिक यौगिक है जो सोडियम और क्लोरीन के संयोजन से बनता है। इसे सामान्यतः रसोई में इस्तेमाल भी किया जाता है और ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, आप लोग डेली इसका यूज भी करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पानी का वाष्पन तापमान कितना होता है। जिस तापमान पर पानी वाष्पित होने लगता है, उबलने लगता है, उस तापमान को क्या कहते हैं, कितना डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है पानी उबलने लगता है, याद रखिएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी का उबलना शुरू हो जाता है और इस तापमान पर पानी वाष्प में बदलने लगता है। यह तापमान जल के उबलने का एक तापमान बिंदु कहलाता है, जब पानी गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर पॉइंट है जिस पर पानी उबलना प्रारंभ करता है या वाष्प में बदलना प्रारंभ कर देता है। तो बताना है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी उबलना प्रारंभ कर देता है। और इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, डिग्री सेल्सियस की जगह ना पूछ के क्या पूछ सकता है, फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में 100 डिग्री को हम कितना बोलते हैं, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इसको बोला जाता है। दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द्रव्यमान का एसआई मात्रक। अब पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक बता दें दोस्तों, किलोग्राम होता है, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, केजी से प्रदर्शित करते हैं। यह एक मौलिक मात्रक होता है जिसका उपयोग किसी वस्तु के द्रव्यमान को मापने के लिए किया जाता है। द्रव्यमान और भार में डिफरेंस होता है दोस्तों, जो कि द्रव्यमान किसी वस्तु की पदार्थ की मात्रा को मापन करता है, जबकि वजन गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से प्रभावित होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि जो द्रव्यमान होता है वह वस्तु की मात्रा को प्रदर्शित करता है और जो भार होता है वह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को प्रभावित करता है। दोनों में डिफरेंस है, आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब किस पर चला जाएगा, किलोग्राम पर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, किलोग्राम। ऑप्शन ए में किलोमीटर है, वो दूरी का मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन बी किलोग्राम इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ध्वनि की गति वायुमंडल में किस पर निर्भर करती है। अब देखते हैं कि जब ध्वनि उत्सर्जित होती है किसी वस्तु से, तो वायुमंडल में उसकी मात्रा किस पर निर्भर करेगी, कब घटेगी ध्वनि, कब बढ़ेगी, किस पर निर्भर करता है। तो सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है तापमान पर। तापमान पर ध्वनि का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की तीव्रता भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ध्वनि क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे तापमान घटता है तो ध्वनि घटती जाती है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसका आंकड़ा भी दिया गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर यदि हम निकालें, 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का जो तीव्रता होता है वो 331 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की तीव्रता होती है। याद रखिएगा, 331 मीटर पर सेकंड इसकी तीव्रता होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर। और जैसे जैसे प्रत्येक 1 डिग्री, जैसे 1 डिग्री बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका जो ध्वनि की तीव्रता है वो किस आंकड़े से बढ़ेगी, 0.6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ती जाएगी। याद रखिएगा, दोनों आंकड़े आप लोग याद रखिएगा, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक।
एक तो किसमें 0 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होता है तो कितनी ध्वनि की तीव्रता होती है 331 मीटर पर सेकंड 0 डिग्री सेल्सियस पर। और दूसरा आंकड़ा है यदि 1 डिग्री सेल्सियस हम इसमें बढ़ा देंगे तो इसकी जो तीव्रता है ध्वनि की कितनी बढ़ जाएगी 0.6 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। ठीक है ना, ये आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोलम्ब के नियम से क्या संबंधित है? जो कोलम्ब द्वारा नियम दिया गया वो किससे संबंधित है आपको बताना है। तो विद्युत आवेशों के बीच बल को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत आवेश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक परमाणु मॉडल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो आधुनिक परमाणु मॉडल है उसका सिद्धांत का प्रतिपादन नील्स बोर ने 1913 ईस्वी में, याद रखिएगा 1913 ईस्वी में आधुनिक परमाणु मॉडल का प्रतिपादन किया था। किसने? तो नील्स बोर ने। किसने? नील्स बोर ने। इस मॉडल में उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक के चारों ओर विशिष्ट कक्षाओं में परिक्रमा करता है। देखे हैं परमाणु का जो चित्र होता है उसमें बीच में नाभिक होता है, इसके चारों ओर जो है कक्षाओं में क्या इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ठीक है ना, परिक्रमा करते रहते हैं और प्रत्येक कक्षा में ऊर्जा का निश्चित मान होता है। हर एक कक्षा में ऊर्जा का निश्चित मान होता है। यह मॉडल क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। उन्होंने ही इस तरह से अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था? ये सन आप लोग याद रखिएगा 1913 में उन्होंने ये प्रतिपादन दिया था। ये सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। ऑक्सीजन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ऑक्सीजन का आणविक सूत्र सभी को पता है। हम ऑक्सीजन को कैसे प्रदर्शित करते हैं? O2 से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर ऑक्सीजन के आणविक परमाणु को बनाते हैं। और इसका उपयोग तो सभी को पता है श्वसन के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी O2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्वतंत्रता का सबसे बड़ा कण क्या होता है? स्वतंत्रता का सबसे बड़ा कण क्या होता है आपको पता है? इलेक्ट्रॉन जो है स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, जो कि परमाणु की सभी बाहरी कक्षाओं में ये स्वतंत्र रूप से भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। पानी का घनता का मान अधिकतम किस तापमान होता है, किस तापमान पर होता है? घनता, यहाँ घनता का मतलब आप लोग ध्यान दीजिएगा घनत्व से है। ठीक है ना, घनत्व से। ठीक, तो सबसे ज़्यादा घनत्व किस, पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा किस तापमान पर होता है? आप सभी को पता है, इसके पहले मैंने बताया भी है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा माना जाता है। और जैसे जैसे 4 डिग्री सेल्सियस से पानी कम, इसका तापमान कम होगा या बढ़ेगा तो इसका घनत्व भी घटता बढ़ता रहता है। इस कारण पानी की बर्फ़ बनते समय उसका घनत्व बढ़ता है, जिससे बर्फ़ पानी की सतह पर तैरने लगती है। देखते हैं जो पानी बर्फ़ होता है वो पानी की सतह पर डूबता नहीं, हमेशा तैरता रहता है। तो इसी कारण से ऐसा हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे तेज गति में बदलाव का कारण बनती है? तो कौन सी ऐसी स्थिति है जो सबसे तेज गति में बदलाव का कारण बनती है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा अधिकतम बल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। न्यूटन ने क्या बोला था? जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, ये मान लीजिए कोई वस्तु है, इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, तो जितना ज़्यादा हमारा फोर्स रहेगा उतना जो ये वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। संसार का सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी लिथियम या डी बोरान। तो जो हाइड्रोजन है वो संसार का सबसे हल्का तत्व माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है इसका द्रव्यमान जो है दोस्तों 1 AMU होता है, जिसको हम AMU का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, याद रखिएगा। यह एकल प्रोटॉन और एकल इलेक्ट्रॉन को लेकर बना होता है और यह सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है प्रकृति में। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 प्रोटॉन भी पाया जाता है और प्रकृति में ये सबसे ज़्यादा मात्रा में इसकी उपलब्धता भी मानी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का परिवर्तन किस रूप में होता है? तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें ऊर्जा का परिवर्तन किस रूप में होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। तापीय ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी यांत्रिक ऊर्जा और डी उपरोक्त सभी। तो किस रूप में होता है आपको बताना है। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। सभी रूपों में इसका उत्सर्जन, ऊर्जा का परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ग्रेविटी, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण जो होता है दोस्तों
उसका प्रभाव से गति करने वाली वस्तु को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गति करने वाली वस्तु को हम क्या कहते हैं? इसका सही जवाब त्वरण हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, त्वरण। क्योंकि जब गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो उसके वेग में परिवर्तन, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, उसी को हम त्वरण बोलते हैं और यह त्वरण के रूप में मापा जाता है। पृथ्वी पर गिरती वस्तु 9.8 मीटर पर सेकंड के दर से त्वरण प्राप्त करती है। कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड की दर से ये क्या करती है? दर से त्वरण प्राप्त करती है। इतना इसमें नीचे की ओर बल लगता है, ठीक है ना। कोई वस्तु यदि हम ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो इसमें इतना बल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोलाइड कणों का आकार क्या होता है? जो कोलाइडी कण होते हैं उनका आकार क्या होता है बताया गया है। तो कोलाइडी कणों का आकार 1 से 100 नैनोमीटर होता है, जिसको हम 1 से कितना? 1 से 100 नैनोमीटर, बहुत छोटी इकाई है नैनोमीटर। और कोलाइडी कणों में छोटे कण होते हैं, बहुत छोटे कण होते हैं जो मिक्सचर के भीतर नज़र नहीं आते, लेकिन उनके कारण मिश्रण की विशेषताएं बदल जाती हैं। उदाहरण दूध, लोशन, धुआं आदि। जैसे आप लोग दूध देखते हैं उसमें कोई कण नज़र नहीं आता, लेकिन उसमें कण होते हैं क्योंकि इनका आकार 1 से 100 नैनोमीटर होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा 1 से 100 नैनोमीटर इसका आकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नाभिकीय विकिरण से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो नाभिकीय विकिरण जब होता है तो उसमें जब ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो उससे नाभिकीय ऊर्जा हम क्या कहते हैं? नाभिकीय विकिरण से उत्पन्न ऊर्जा को हम नाभिकीय ऊर्जा कहेंगे। यह ऊर्जा परमाणु के नाभिक में परिवर्तन से प्राप्त होती है। जब परमाणु के नाभिक में कोई परिवर्तन होता है तो यह ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे परमाणु विस्फोटक या न्यूक्लियर फ्यूजन, जब न्यूक्लियर बम विस्फोट होता है, यह ऊर्जा बहुत अत्यधिक मात्रा में होती है। इसका उपयोग बिजली उत्पादन में भी किया जाता है। जो नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग किस में किया जाता है? बिजली उत्पादन में भी किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया और यह सिद्धांत विशेष और सामान्य सापेक्षता पर आधारित सिद्धांत होता है दोस्तों, जो यह बताता है कि गति, गुरुत्वाकर्षण और समय एक दूसरे से जुड़े होते हैं। गुरुत्वाकर्षण और समय क्या है? एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह सिद्धांत आधुनिक भौतिकी का आधार भी माना जाता है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसे पृथ्वी का सहायक ग्रह माना जाता है? तो पृथ्वी का सहायक ग्रह के नाम से कौन है? तो शुक्र जो है पृथ्वी का सहायक ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और संरचना पृथ्वी से बहुत कुछ मिलती जुलती है। और बता दें दोस्तों, इसे पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। जैसे जुड़वा भाई बोलते हैं ना, एक साथ जो पैदा होते हैं तो उनको जुड़वा बोलते हैं। इसी तरह शुक्र को भी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र का वायुमंडल अत्यधिक घना और गर्म होता है, जो जीवन के लिए उपयुक्त नहीं होता, लेकिन इसकी संरचना जो है पृथ्वी के समान मानी जाती है। तो शुक्र इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संवेदनशीलता के बारे में कौन सा कथन सही है? सेंसिटिविटी को किससे, इसमें जितना भी दिया है सेंसिटिविटी के बारे में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो संवेदनशीलता जो है आप लोग समझ लीजिए, एक स्केलर मात्रक होता है, क्योंकि यह केवल मात्रा और तीव्रता से संबंधित होती है, न कि दिशा से। यह किसी प्रक्रिया या उपकरण की प्रक्रिया को मापने के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे ध्वनि का प्रकाश के लिए मापन होता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक स्केलर मात्रक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसे अंधेरे पदार्थ कहा जाता है? अंधेरे पदार्थ किसे कहा जाता है? तो अंधेरे पदार्थ एक अज्ञात और अदृश्य पदार्थ होता है दोस्तों, जिसे वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षण प्रभावों के आधार पर सिद्ध भी किया है। और बता दें, यह पदार्थ प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता और इसे सीधे देखना संभव भी नहीं होता, लेकिन यह ब्रह्मांड की संरचना और गति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक अज्ञात और अदृश्य प्रकाश जो होता है उसको हम अंधेरे पदार्थ के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ का उपयोग बैटरी बनाने में किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा बैटरी बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम और जिंक। तो इसमें से सबसे ज़्यादा बैटरी में जो प्रयोग किया जाता है वो लिथियम का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने सुना भी होगा, लिथियम आयन की बैटरी जो होती है उसमें लिथियम
का प्रयोग आजकल सबसे ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि लिथियम हल्का और उच्च ऊर्जा घनत्व वाला धातु होता है, जो इसे ऊर्जा भंडारण के लिए आदर्श बनाता है। बहुत हल्का तत्व होता है, ठीक है। जो लिथियम है वो हल्का पदार्थ होता है और ऊर्जा का भंडारण करने की क्षमता भी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा लिथियम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो जो पत्तियां हरी रंग की दिखाई देती हैं उसका कारण क्या है? तो क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तियों का हरा रंग माना जाता है, जो पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार भी होती हैं और यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती हैं और इसे रासायनिक ऊर्जा से परिवर्तित करती हैं, और इसमें पत्तियों में ही ये क्या करती हैं, सूर्य के प्रकाश के द्वारा उनका भोजन निर्माण करती हैं, इसलिए इसको ही हरा रंग होने का कारण माना गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्तियां हरी होती हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी क्या है? आपको बताना है। तो फीमर जो होती है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी मानी जाती है, और यह कहाँ पाई जाती है आपको बता दें, यह जांघ में पाई जाती है, जो शरीर का वजन सहन करती है और चलने फिरने में मदद भी करती है। तो यह कहाँ पाई जाती है? जांघ में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फीमर एक सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है, कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पानी में ऑक्सीजन का घुलनशीलता सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है पानी में कब घुलता है ये पूछा गया है। तो ठंडे पानी में ऑक्सीजन की घुलनशीलता अधिक होती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है पानी में ऑक्सीजन की घुलनशीलता घट जाती है, इसलिए जलीय जीवन ठंडे पानी में अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो देखते हैं आप लोग कि जैसे जहाँ जल ठंडा होता है वहाँ जलीय जीव जंतु सबसे ज़्यादा उपस्थित होते हैं, लेकिन गर्म पानी में जीवन थोड़ा कठिनाई होने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ कम हो जाती है। ये पूछा जाए कि ऑक्सीजन की मात्रा कितने डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाएगी, क्योंकि वह पानी बहुत ठंडा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो अब सभी को पता है लाल ग्रह किसको कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि उसका जो सतह होता है, मंगल ग्रह का जो सतह है उसमें लौह ऑक्साइड, जिसको हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, उसकी मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण यह लाल दिखाई देता है। इसलिए हम मंगल ग्रह की ओर चले जाएंगे। मंगल ग्रह इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त शोधन के लिए जिम्मेदार है? तो मानव शरीर का पूछ रहा है कौन सा अंग रक्त शोधन के लिए जिम्मेदार होता है। तो किडनी जो है मानव शरीर में रक्त को फिल्टर करने और हानिकारक पदार्थों को मूत्र के जरिए बाहर निकालने का कार्य करती है। यह शरीर के तरल संतुलन को भी बनाए रखती है। तो किडनी जो है, जिसको हम गुर्दा बोलते हैं, किडनी को क्या बोलते हैं? गुर्दा बोलते हैं। यही जिम्मेदार होती है रक्त शोधन के लिए, शोधित करती है, रक्त को शुद्ध करती है। इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो आप सभी को बताना है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा ओम, जिसका प्रतीक क्या होता है, इस तरह से प्रदर्शित करते हैं ओम को। एसआई मात्रक हो जाएगा प्रतिरोध का ओम, ठीक है। और यह क्या करता है? विद्युत धारा के प्रवाह में प्रतिरोध उत्पन्न करता है, इसलिए विद्युत प्रतिरोध इसका नाम भी पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में रखा गया है? आवर्त सारणी तो सभी लोगों ने देखा भी होगा। तो उसमें जो तत्वों का क्रम है वो तत्वों की परमाणु संख्या, जिसको हम प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं, उसके बढ़ते क्रम में रखा गया है। देखे हैं आप लोगों ने सभी ने, जो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या होती है? 1, इसलिए इसको सबसे पहले रखा गया है। जैसे जैसे इनकी परमाणु संख्या बढ़ती गई है तत्वों को, वैसे वैसे इनका क्रम बढ़ता गया है। यह आवर्त नियम के आधार पर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति को प्रदर्शित भी करता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, परमाणु संख्या के अनुसार रखा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा विटामिन जो है रक्त के थक्के जमने में मदद करता है? जब रक्त का थक्का जमता है तो उसमें से कौन सा विटामिन है जो उसकी मदद करता है? आपके ऑप्शन है ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन डी। तो विटामिन के जो है रक्त के थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण करने में मदद करता है, और इसकी कमी से खून का बहाव नियंत्रित रहता है। देखते हैं किसी किसी के जब चोट लगता है तो नियंत्रित खून बहता रहता है, उसमें किसकी कमी हो जाती है? विटामिन के की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि विटामिन के रक्त के थक्का जमने में मदद करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना गया है। तो बता दें, पृथ्वी पर जीवन के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत दोस्तों सूर्य को माना गया है, क्योंकि सूर्य से प्राप्त प्रकाश और ऊष्मा पृथ्वी पर जलवायु, भोजन श्रृंखला और ऊर्जा संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है, और इससे सब मतलब जीवन हमारा संभव हो पाता है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य जो है पृथ्वी के लिए ऊर्जा का स्रोत माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हवा का मुख्य घटक कौन सा है। तो हवा का मुख्य घटक बताना है दोस्तों, तो नाइट्रोजन जो है हवा का मुख्य घटक माना जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा हवा में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो कितना परसेंट पूछ भी सकता है, तो नाइट्रोजन जो होता है दोस्तों, नाइट्रोजन सबका आंकड़ा बताए दे रहे हैं, नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। और जो ऑक्सीजन की मात्रा जिसको हम जीवनदायिनी गैस बोलते हैं, जिसको हम लेते हैं, वो ऑक्सीजन O2 जो है कितना परसेंट पाया जाता है, 21% पाया जाता है वायुमंडल में। और बाकी अन्य गैसें हैं कितनी पाई जाती हैं, 1% पाई जाती हैं। टोटल मिला के हमारा 100% हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन 78%, O2 21% और अन्य गैसें 1% पाई जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन ही है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक पूछा गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है दोस्तों टेस्ला है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, और जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से प्रदर्शित करते हैं। यह चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मानक इकाई भी माना जाता है। तो टेस्ला इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी टेस्ला की ओर हमारा सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस यंत्र का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है। तो जो डेसिबल मीटर होता है उसका प्रयोग ही ध्वनि तीव्रता मापन में प्रयोग किया जाता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में साउंड लेवल मीटर भी, और इसे ध्वनि स्तर मीटर जिसको हिंदी में बोलेंगे बोला जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डेसिबल हो जाएगा, जिसको हम ध्वनि की तीव्रता मापने में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सा होता है। तो जो अम्लीय वर्षा होती है दोस्तों, उसका मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको हम SO2 के नाम से जानते हैं, SO2 के नाम से जानते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, और वायुमंडल में पानी के साथ मिलकर क्या करता है, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है। तो जल का परिवहन पौधों में किसके द्वारा होता है, आपको बताना है। तो जाइलम ऊतक के द्वारा ही जल का परिवहन होता है पौधों में। यह मिट्टी से पानी को पौधों की पत्तियों तक ले जाता है। जैसे कोई पौधा है और ये मिट्टी है, तो इसमें से पानी का परिवहन कौन कराता है, जो जाइलम है वही ले जाता है पानी को मिट्टी से पौधों के पत्तियों तक। इसका ऑप्शन बी, जाइलम इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार की जो तरंगे हैं वो वैक्यूम, जिसको हम निर्वात बोलते हैं, उसमें भी संचरित हो सकती हैं, संचरण कर सकती हैं। तो जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होते हैं उनको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसको संचरण करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये निर्वात, जिसको हम वैक्यूम बोलते हैं, उसमें भी यह यात्रा कर सकते हैं, जैसे प्रकाश और रेडियो तरंगे। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो निर्वात में भी जो है संचरण कर सकती हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौन सा पदार्थ दर्पण का अभ्रक कहलाता है। तो दर्पण का अभ्रक कहलाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो वो कहला जाएगा आपका माइका। माइका आपका हो जाएगा दर्पण का अभ्रक। यह अपने चमकदार और पतली परतों में टूटने की विशेषता के कारण दर्पण और सजावटी में प्रयोग किया जाता है। तो माइका इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो जो मानव का हृदय होता है कितने कक्ष में बटा होता है, आपको बताना है। तो जो मानव का हृदय है दोस्तों 4 कक्षों में बटा होता है, आप सभी को याद भी होगा। उसमें से कौन कौन से होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। ये टोटल मिला के 4 कक्ष बनाते हैं। ये रक्त को पंप करने और शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए काम करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। जो बल्ब आप लोग देखते हैं घरों में उपयोग किया जाता है, उसका फिलामेंट किससे बना होता है, आपको बताना है। तो ये टंगस्टन का प्रयोग करके उसका बल्ब का फिलामेंट बनाया जाता है। और इसका गलनांक पॉइंट जो है बहुत उच्च होता है, जिसके कारण तापमान अत्यधिक होने पर भी ये पिघलता नहीं है, गलता नहीं है, और ये अपना काम करता रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टंगस्टन। चलते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर।
पूछा गया है कि ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है। तो जो ओजोन परत है दोस्तों किससे रक्षा करती है हमारी, तो पराबैंगनी किरणें जिसको हम यूवी किरणें बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, इससे हमारी रक्षा करती है कौन, ओजोन परत। और ओजोन परत के क्षरण से कौन सी बीमारी होती है, तो स्किन का जो कैंसर होता है वो ओजोन परत के क्षरण से होता है। और इसका प्रमुख कारण क्या हो जाएगा, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका प्रमुख कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना भी इसका प्रमुख कारण माना जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि विज्ञान से संबंधित थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर विज्ञान का, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।